my most beloved 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी चैप्टर नंबर 8। देखो पुरानी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 8 है, बट जिसने इस साल का या प्रीवियस ईयर का एडिशन लिया है तो उस बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस, चैप्टर नंबर 7 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2, चैप्टर 5 थी चैप्टर 6 है 100 ड्रेसेस पार्ट 1, चैप्टर 7 है 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये दोनों रेशनलाइज हो गए थे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, और इसी के बाद आता है चैप्टर नंबर 8। और अगर आप ने नई बुक लिए तो ये दोनों चैप्टर्स आएंगे ही नहीं, 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2। तो प्रीवियस पुरानी बुक के हिसाब से ये होगी आपकी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी चैप्टर नंबर हो, नंबर में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। टाइटल इज वेरी क्लियर, मिज बिल द ऑटर। ये बहुत डिमांडेड था, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहा था मैम ये चैप्टर को प्लीज वर्ड टू वर्ड पढ़ा दीजिए, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो वन शॉट देखने के बाद आई होप आपको पूरी मूवी एज अ सीन जो हमने पूरी एक स्टोरी पढ़ी थी वो बहुत अच्छे समझ में आ गई है, और अब टाइम है चेक करने का कितने अच्छे से हमें चैप्टर समझ में आई है थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ हेड करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हमने लिए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर होता है चैप्टर के बीच में दिए रहते हैं इन द कैटेगरी ऑफ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी क्वेश्चन लिए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस कैटेगरी होती है वो भी हमने कंप्लीट लिया है। आपको और टैली करना है तो पेज से थोड़ी कंफ्यूजन ना हो जाए, आप ऐसे करके देख सकते हो। चैप्टर के बीच में 2 कैटेगरी में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, एक जगह 5 क्वेश्चन, एक जगह 6 क्वेश्चन है। तो वहां से और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने क्वेश्चन है वो कंप्लीट हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Heading with first question, what experiment did Maxwell think Chemosferna would be suitable for? तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारे ऑथर, हमारे नैरेटर मिस्टर मैक्सवेल, गेविन मैक्सवेल को लगा उन्होंने सोचा दैट Chemosferna जगह का नाम था would be suitable for। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? देखिए जैसा कि हमने वन शॉट में देखा कि हमारे जो ऑथर थे वो एक बहुत बड़े पेट लवर थे, और उन्होंने अपना एक डॉग जिसका नाम था जॉनी उसको टेम किया हुआ था, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो उनकी एक बहुत ट्रू कंपेनियन जैसा हो गया था। बट अचानक से जब उनके पेट की, उनके डॉग की डेथ हो जाती है तो हमारे जो ऑथर है बहुत लोनली फील करते हैं, और इसीलिए वो उस समय तो डिसाइड कर लेते हैं कुछ समय के लिए अब वो किसी और को टेम नहीं करें, किसी और को पालतू पेट नहीं करेंगे। बट जब बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं फिर एक और थॉट आता है उनके दिमाग में ऑटर को टेम करने का, जो हमारी चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, और हमारे ऑथर ने ही उसको नाम दिया था मिजबिल का, चलिए जिसको प्यार से मिज बोलते थे। तो यही चैप्टर है मिजबिल द ऑटर। तो कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हमारे ऑथर? गेविन मैक्सवेल थिंक Chemosferna वुड बी सुटेबल फॉर। तो यही एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या जो ऑटर उसको अगर टेम करेंगे तो क्या वो सही डिसीजन है या फिर नहीं है। जल्दी से चेक करते हैं विद द आंसर। द राइटर हैड गॉन टू सदर्न इराक। राइटर कहाँ गए थे? सदर्न इराक में। कौन सी जगह में एग्जैक्टली हमने पढ़ी थी? द नेम ऑफ द प्लेस इज बसरा। क्यों जाते हैं बसरा में? बसरा के कॉन्सुलेट ऑफिस में जाते हैं, वहां से मेल कलेक्ट करने के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए। एग्जैक्टली। द राइटर हैड गॉन टू सदर्न इराक इन द ईयर 1956. He took a fancy to the idea that instead of keeping a dog as pet, he would go for an otter. क्योंकि अब उन्हें डिसाइड कर लिया। देखो ऐसा होता है ना कि अगर हमने कोई डॉग कभी टेम किया था, कभी पाला था या पेट किया था, तो हमारी उससे इतनी ज़्यादा इमोशंस अटैच हो जाती, इतनी फीलिंग्स अटैच हो जाती कि वो बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर हो जाता है। फिर हम उसको किसी और से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो उसकी जगह जो भी हम डॉग लाएंगे तो हमें उसी हमारे पुराने वाले की याद आएगी। तो सिमिलरली ऑथर के साथ भी ऐसा ही कुछ केस था, वो उसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे थे, ना ही उसको किसी से प्लेस कर सकते थे वो। तो उन्हें डिसाइड करा कि मैं डॉग को तो कभी टेम नहीं करूंगा, तो ऑटर आता है उनके दिमाग में, और यही उनका एक्सपेरिमेंट था। he would go for an otter. Chemosferna was surrounded by water. और जिस जगह में हमारे ऑथर रहते थे Chemosferna, वो जगह चारों तरफ सराउंडेड थी पानी से। So it would be an eminently suitable
स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने सोचा, मतलब जब चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फ्रॉम अ डोर्स, मतलब अगर वो अपने घर के दरवाजे से भी अगर एक हाथ से अगर वो पत्थर फेंके तो पानी की स्प्लैश की आवाज आएगी, तो इतना चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिलता था। सो इट वुड बी एन इमिनेंटली सूटेबल स्पॉट, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये जो ऑटर है, एक बहुत ऑटर को टेम करने के लिए एक बहुत सूटेबल स्पॉट होगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कि रादर देन टेमिंग अ डॉग दिस टाइम ही थिंक्स ऑफ टेमिंग और हैविंग अ पेट एज एन ऑटर। और ऑटर कहाँ रहते हैं, तो मार्शी प्लेसेस में रहते हैं जहाँ पे दलदल कीचड़ होती है, नदी समुद्र के किनारे जहाँ पे मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, बहुत दलदल हो जाती है, उस एरिया में ये ऑटर रहता है। तो पानी और उनका फेवरेट लाइक ऑल टाइम फेवरेट एक चीज होती है जहाँ पे वो रहना बहुत पसंद करते हैं, जहाँ पे वो घंटों एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी के। सो इसीलिए ऑथर को भी ऐसा लगता है कि केमिस्फेरना इज द बेस्ट स्पॉट इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आंसर्स में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ let's head with question number 2. Why does he go to Basra? How long does he wait there and why? तो main reason बसरा क्यों जाते हैं हमारे ऑथर अपने फ्रेंड के साथ बसरा जाते हैं क्योंकि उनका कोई मेल आना होता है, मेल को कलेक्ट करने के लिए और उसका रिप्लाई देने के लिए वो बसरा जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें 3 चीज़ें पूछी गई है। पहला, वो क्यों जाते हैं बसरा में, तो अपना मेल कलेक्ट करने के लिए और उसका रिप्लाई करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ बसरा जाते हैं। हाउ लॉन्ग डज ही वेट है, तो वो वहाँ पे पूरे 5 दिनों तक इंतज़ार करते हैं। फर्स्ट डे उनके फ्रेंड का तो मेल आ जाता है, बट हमारे जो ऑथर गिवन मैक्सवेल होता है उनका कोई मेल नहीं आता, तो उनको वेट करना पड़ता है। वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, 3 दिन तक कॉल करते हैं, कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। फाइनली 5th डे उनका मेल आ जाता है। सो एंड वाई, और कितने दिन उन्होंने वेट करा और क्यों करा, क्योंकि उनका मेल नहीं आया, इसलिए उनको वहाँ पे वेट करना पड़ा, अपने मेल को रिसीव करने के लिए वेट करना पड़ा। सो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एन आंसर इज मेल फ्रॉम यूरोप। तो मेल कहाँ से आने वाला था, यूरोप से आने वाला था। ही हैड टू वेट देयर फॉर 5 कंप्लीट डेज एज हिज मेल डिडंट अराइव। और उनको 5 दिनों तक क्यों इंतजार करना पड़ा। ऑथर के फ्रेंड का तो पहले ही दिन मेल आ गया था, बट हमारे ऑथर के फ्रेंड का आया था, ऑथर का नहीं आया था, तो ऑथर को वेट करना था। तो फर्स्ट डे उन्होंने वेट करा, बट वहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से नहीं आया। सेकेंड डे उन्होंने टेलीग्राफ करा। उन्होंने उनको टेलीग्राफ क्या होता है, पहले एक इक्विपमेंट था जिसके थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे, बट सेकेंड डे उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी, बट कुछ नेशनल या उस समय लोकल हॉलीडे रही होगी तो जिसकी वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। और पहले के टाइम की बात हो रही 1956 की, जब कॉल्स इतने ईजी नहीं होते थे कि फ़ोन लिया व्हाट्सएप कर लिया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लिया, इतना ईजी नहीं होता था। यू हैव टू बुक कॉल 25 आवर्स प्रायर, एक दिन पहले आपको कॉल को बुक करना होता था। तो फाइनली 3rd डे जाके उनकी कई बात होती थी, 5th डे उनका मेल आ जाता है। सो दिस वाज एग्जैक्टली जो हमने चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया क्यों गए थे बसरा, अपना कॉन्सुलेट ऑफिस से मेल कलेक्ट करने के लिए जो यूरोप से आने वाला था, और उनको वहां पे उस मेल के लिए 5 दिन वेट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनका मेल नहीं आया, वो रिप्लाई नहीं कर सके। सो ही हैज़ नो अदर ऑप्शन रादर देन वेटिंग। चलिए हेड करते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, 3 चीज अगेन पूछी गई है। पहला, हाउ डज ही गेट द ऑटर, तो हमारे ऑथर को ऑटर कैसे मिला, कैसे मिला था, एक बोरी में पैक था और वो ट्विच हो रहा था, बिल्कुल ट्विडलिंग हो रहा था, हिल रहा था। जो आपने देखा है एक सैक में कोई अंदर, उसके अंदर जीव जंतु कोई प्रजाति हो, कोई इसमें प्राणी डाल दो और ऊपर से उसको नॉट लगा दो, तो कैसे सैक डांस करेगा इधर से, क्योंकि उसके अंदर जो क्रिएचर है वो बाहर आना चाहता है। तो ऑथर को कैसे मिला था, क्या ऑथर को पसंद आया ऑटर या नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो हमें वो वर्ड्स पिक करने एक्सप्लिसिटली जो चैप्टर में गिवन है, जो हमें बताते हैं कि ऑथर को ऑटर बड़ा पसंद आया। तो चलिए फटाफट से आंसर को चेक करते हैं। हिज फ्रेंड बॉट द ऑटर फॉर हिम एंड सेंट इट टू द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग। तो उनके फ्रेंड थे जिन्होंने, बिकॉज उन्हें अपने फ्रेंड से डिस्कस करा था, कैजुअली डिस्कस करा था, और उन्होंने बहुत कैजुअली ही रिप्लाई करा था, बट फाइनली उनको वो ऑटर भिजवा देते हैं। सो इट वॉज ऑथर्स गिवन
मैक्सवेल्स फ्रेंड जिन्होंने ऑटर भिजवाया था, और कहाँ भिजवाते, सेंड इट टू द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग, जहाँ पे कॉन्सुलेट ऑफिस में वहीं पे रूम्स होते हैं जहाँ पे वो रुके हुए थे, वहाँ पे ऑटर भिजवा देते हैं। और अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, तो जिस जगह पे ये लोग मेल कलेक्ट करने गए थे वो एक जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री गए थे, तो उस कंट्री में वहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, उनको पता है ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उनके रूम्स भी होते हैं ताकि लोग वहाँ पे रेस्ट कर सके, रह सके। तो वहीं के रूम में वो ऑथर हमारे रह रहे थे, और वहीं पर ऑटर को उनके फ्रेंड, मतलब ऑथर के फ्रेंड के द्वारा ऑटर को वहीं पर भिजवाया गया था। ठीक है, किसके थ्रू, 2 अरब के लोग थे, अरेबियन पीपल थे। द ऑथर लाइक्ड इट, और ऑथर को ये ऑटर बड़ा पसंद में आया। दिस इज सीन इन द सेकेंड, ये हमने कौन सी एक्सप्लिसिटली लाइन में देखा था चैप्टर की, द सेकेंड नाइट मिजबिल केम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन अस्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। तो यहाँ से पता चलता है कि ऑथर को बहुत पसंद आया ऑटर। कैसे, जो पहली नाइट जो थी वो उस दिन कैसा बिहेव करा ऑथर ने ऑथर के साथ। सो ऑटर वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ना तो वो बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा था और ना ही वो बहुत बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, ना बिल्कुल न्यूट्रल बिहेव कर रहा था, और जितना दूर हो सके बिल्कुल कोने में ऐसे पड़ा हुआ था, बिकॉज स्ट्रेंज जगह थी, स्ट्रेंज इंसान थे, वो जानता नहीं था ऑटर, तो फ्रेंडली नहीं हो। तो पहले दिन तो वो बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल बिहेव करा, बट दूसरी ही रात ऑटर ने क्या करा, द सेकेंड नाइट मिजबिल, या मिज बोलते थे हमारे ऑथर, ही केम ऑन टू माई बेड, वो ऑटर जो था वो हमारे ऑथर के बेड पे जाता है, थोड़ी देर बाद जाता है, और वो उनकी जो क्रूक ऑफ नीज क्या होता है, जो नीज में जो फोल्ड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एल्बो इसको फोल्ड कर लिया, तो उस फोल्ड में जाके वो ऐसा लेट गया था, वो तब तक सोता रहा जब तक सुबह हमारे ऑथर के सर्वेंट उनके लिए टी लेके नहीं आए, तब तक वो आराम से वहाँ पे सो रहा था। सेकेंड, हमें ये भी पता चला कि ऑटर को बहुत अच्छी कंपनी देते थे और वो उनका बहुत अच्छा कंपेनियन था। ही यूज्ड टू टेक हिम फॉर अ वॉक, उसके लिए उन्होंने एक बॉडी बेल्ट भी बनवाई। बॉडी बेल्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग डॉग्स को लेके जाते हैं फॉर वॉकिंग देयर डॉग्स, तो वो उनके नेक में एक बेल्ट बांधते हैं, विच इज़ नॉट सेफ, क्योंकि जब उनको नेक से खींचते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपने कहीं देखा होगा जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, डिसेंट होते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा पेट कंसर्न या पेट लविंग और केयरिंग होते हैं, तो वो उनकी बॉडी बेल्ट बनाते हैं, जो एक्चुअली उनकी बैक पे लगाई जाती है, ऐसे एच शेप की, मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, फिर 2 ऐसी रिंग्स होती हैं और उससे बेल्ट लगाई जाती है। तो ऐसी एक बॉडी बेल्ट भी हमारे ऑथर ने ऑटर के लिए बनवाई। तो यहाँ से पता चलता है यस, ऑथर रियली लाइक दिस ऑटर। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड। चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why was the author named Maxwell's author? This is very important question. आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा है तो पता तो होगा ही। इन केस अगर मिस हो गया तो प्लीज मेक इट वेरी क्लियरली मार्क्ड इन योर नोट शीट्स। नोट शीट्स क्या है, तो बेटा जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाती हूँ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोलिए और उसमें एक रफ, एक ब्लैंक A4 साइज का पेज लगा दीजिए, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में उस पेज में बना लीजिए, सो दैट एग्जाम के दिन जब आप इंग्लिश का रिवीजन करेंगे लिटरेचर पार्ट का, तो वो एक पेज से आपको पूरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो व्हाई वाज द ऑथर नेम मैक्सवेल्स ऑटर? सो द ऑटर वाज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो जानवरों में, पक्षियों में, इनमें डील करते हैं। एज लिट्रोगेल पर्स्पिकुलाटा मैक्सवेली, क्योंकि ऑटर का नाम रखा गया था एक जूलॉजिस्ट ने जिनका नाम था लिट्रोगेल पर्स्पिकुलाटा मैक्सवेली, और इसको मैक्सवेल ऑटर भी बोला जाता था। इट वाज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर इन शॉर्ट, बिकॉज ये बहुत लंबा नाम हो गया था तो शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम मैक्सवेल्स ऑटर रखा गया था। जिस जूलॉजिस्ट ने उनका नाम रखा था that was जूलॉजिस्ट ने, पहले तो ये बहुत अननोन स्पीशीज थी, साइंटिस्ट को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, फिर एक जूलॉजिस्ट ने इस पर वर्क करा और उन्होंने इनका नाम, इस ऑटर, ये जो प्रजाति उनको देखने को मिली, उनका नाम पहली बार साइंटिस्ट नेम क्या रखा गया था? लिट्रोगेल पर्स्पिकुलाटा मैक्सवेली। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैक्सवेल्स ऑटर भी बोला जाता है। आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड। याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सट्रैक्ट बेस में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है,
कई क्वेश्चन आंसर आप लॉन्ग फ्रेम करोगे तब भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंशन करिए, इट साउंड्स वेरी गुड। चलिए हेड करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। सो टेक द राइट आंसर। इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज अलूफ, इंडिफरेंट, फ्रेंडली, हॉस्टाइल। तो स्टार्टिंग में कैसा था ऑटर, जो मैंने आपको बताया ही वॉज नाइदर फ्रेंडली नॉर हॉस्टाइल। तो क्या था, बिल्कुल अलग अलग अकेला बिल्कुल बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो अभी मिक्स नहीं हुआ था, इसकी जान पहचान नहीं थी, वो बहुत अलूफ फील कर रहा था ना। So what happened when Maxwell take the right answer in the beginning? The otter was कैसा था, हमें टिक करना है। And then what happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after that? In the beginning, the otter was aloof and indifferent. So I hope ये there's something error. तो इसका बेटा ये portion please don't consider this. ठीक है। सो राइट आंसर इज कैसा बिहेव कर रहा था, जैसा कि मैंने बताया, बस नाइदर फ्रेंडली नॉर हॉस्टाइल। ना तो बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा था और ना ही बहुत ज़्यादा वो इग्नोर कर रहा था, बट वो क्या था, बिल्कुल अकेला था और वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा था। ही इज एब्सोल्युटली अलूफ एंड इनडिफरेंट बिहेव कर रहा था फॉर द फर्स्ट डे। सिर्फ शुरुआत के एक दिन में ऐसा करा, फिर तो जो मस्ती करी अगले ही दिन की, ओहो मज़ा ही आ गया हमारे ऑथर को। सो इन द बिगनिंग द ऑटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट। तो शुरुआत में हमारे जो ऑटर थे वो ऑथर के साथ बहुत ज्यादा अलूफ फील कर रहे थे और इनडिफरेंट बिहेव कर रहे थे। आई होप इट इज वेल जस्टिफाइड, समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। हेड करते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। सो ये जो क्वेश्चन था ये वहां पे गलती से टाइप हो गया था। सो व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिचेल टू द बाथरूम? व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट? ये एक्चुअली पता है सब लोग इसको बाथरूम बोलते हैं, जो मैंने जानबूझ के डिलिबरेटली बोला, बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाथरूम नहीं होता, ये बाथ अब बेथ हो गया है, ठीक है, बेथ। सो इट इज बेथ रूम, राइट। चलो, सो क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड जब मैक्सवेल ही टुक मिचेल टू द बाथरूम? जब मैक्सवेल मिचेल या अपने ऑटर को वॉशरूम बाथरूम में लेके गए, ओहो मजा ही कुछ आ, बिकॉज पानी तो उसका फेवरेट स्पोर्ट था, स्प्लैश स्प्लॉश इधर उधर, मजा ही आ गया था। What did it do 2 days after that? और इसके 2 दिन बाद मिचेल ने क्या किया? Let's check with the answer. So when the author first took Mitchell to the bathroom, the author first went wild with joy in the water. तो सबसे पहले तो बिल्कुल जंगलियों जैसे वो पानी के साथ खेलने लग गया, उछालने लग गया, बिकॉज ऑटर जो होता है ना उसका बिलीफ बहुत ही पिक्यूलियर होता है, बड़ा मजेदार सा है। तो ऑटर ऐसा बिलीव करते हैं कि पानी अगर स्टेबल है, वाटर अगर स्टिल है, तो इट इज ऑफ नो यूज, वो वेस्ट है। पानी में जब तक मूवमेंट ना हो, छपाक छपाक ना हो, तो मजा ही नहीं आता पानी का। और अगर पानी बोल में भी रखा हुआ है तो उसमें या तो जाके बैठ जाएंगे या उसको पैर से गिरा देंगे ताकि वो उछल के उल्टा गिर जाए, तो मजा ही आ जाएगा। पानी फैले नहीं तो पानी का मजा नहीं आएगा, ऐसा ऑटर्स की बिलीफ है, ठीक है। सो व्हेन द ऑथर फर्स्ट टुक मिचेल टू द बाथरूम, द ऑथर फर्स्ट वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर। तो सबसे पहले जब हमारे ऑथर ऑटर को बेडरूम में लेके जाते हैं, तो जो ऑटर होता है वो बिल्कुल जंगलियों जैसे इतना खुश हो जाता है कि पानी के साथ जो जो हरकत कर सकता है वो सब कर लेता है। ही प्लंज्ड एंड रोल्ड इनटू इट। वो पानी में कूदता है और उसमें रोल करता है, गोल 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 घूमता है, इधर उधर, एवरीथिंग दैट ही कुड डू। ही जंप्ड अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बेड टब। तो वो बिल्कुल उधर जाता है, एक एंड से उधर जाता है, रोल करता है, पानी को उछालता है, पानी में छपाक छपाक करता है, वॉट एवर ही कुड डू। ही मेड इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश। और वो बिल्कुल सफिशिएंट छींटे मारता है, पानी को उछालता है, छपक छपक करता है जितना कर सकता है। And after 2 days, the otter suddenly disappeared and went to the bathroom to play in the water and opened the tap on his own. और दूसरे ही दिन, एक दिन तो बता दिया हमारे ऑथर ने, रास्ता दिखा दिया, और 2 दिन के बाद हमारे जो ऑटर थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन ऑथर की एकदम से नजर जाती है कि वो जो पूंछ जा रही है वो कहीं गायब होती जा रही है, वॉशरूम की तरफ, बेथरूम की तरफ। तो तब फाइनली ऑथर को पता चलता है कि हमारे ऑटर जो है बेथरूम में अकेले चले गए हैं और पानी में इतना खेलते हैं और अपने आप से टैप को ओपन करते हैं। कभी कभी जब वो टैप को ओपन करते हैं तो एक्चुअली उनसे ओपन नहीं होता, वो और उसको टाइट कर देते हैं। तो ऑटर जो बड़े इरिटेट हो जाते हैं, बहुत एनॉय हो जाते हैं यार कि एक बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है टैप। बट इस बार यहाँ लेटर ऑन ग्रेजुअली ऑटर इतने इतने ट्रेंड हो गए थे कि अपने आप पूरा टैप आराम से खोल
लेते थे and then used to enjoy for hours in water. So this is all about this question's answer. आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. चैप्टर भी बड़ी मज़ेदार थी, बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो दिस शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड. चलिए हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन दिस इज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, बट अभी जो हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखा था वो पेज नंबर 106 पे दिया था. अब जो हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रहे हैं दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 108. ठीक है, तो चलिए 108 पे जो क्वेश्चन दिए फर्स्ट वाला उसको देखते हैं. हाउ वाज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड. तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिजबिल को कैसे फाइनली, अब देखिए अब बारी थी कि ऑथर को अपने बैक होम टाउन, उनको अपने होमलैंड इंग्लैंड पहुंचना था. बट उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि वो मिजबिल को या अपने ऑटर को अपने साथ कैसे लेके जाएंगे. फिर उन्होंने दो फ्लाइट्स को कॉल करा एयरवेज में, वो कंफर्म करते हैं, बट कुछ ने उनको क्लियर मना कर दिया कि वी डोंट ट्रांसपोर्ट एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड टू फ्लाई इन आर एयरवेज. अब बड़े दुखी हो जाते हैं, बट फाइनली एक ने कंसेंट दिया कि यस यू कैन ट्रेवल, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे दी कि वो बॉक्स कैसा होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कहाँ पे आप उसको रख सकते हो अपने पेट को ले जाने के लिए. सो इस तरीके से फाइनली मिजबिल को ट्रांसपोर्ट किया गया. चलिए आइए पढ़ लेते हैं आंसर. मिजबिल वाज पैक्ड इन अ बॉक्स एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर. अब मिजबिल, जैसा कि एयरलाइंस ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर आपको अपने पेट को लेके जाना है तो एक 6 इंच का बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसमें आपको अपने पेट को रखना पड़ेगा और जो बॉक्स है वो आपको अपनी सीट के पास ही नियर टू योर फीट आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा. सो मिजबिल, जैसा कि डायरेक्शन दी थी एयरलाइंस ने, तो मिजबिल वाज पैक्ड इन अ बॉक्स एज द एयरलाइंस हैड डायरेक्टेड द ऑथर. एज ब्रिटिश एयरलाइंस did not allow pets on board, the author had to book a ticket on a different airline from Iraq to Paris and then Paris to London. अब जैसा कि ब्रिटिश एयरलाइन से उन्होंने पहले कॉल किया था, बट उन्होंने क्लियरली मना कर दिया दैट वी डोंट ट्रांसपोर्ट एनिमल्स, तो इसकी वजह से उनको किसी और एयरवेज से कनेक्ट करना पड़ा, उनसे बात करनी पड़ी और फाइनली जिन्होंने कंसेंट दिया उस एयरवेज की टिकट उन्होंने बुक कर ली, बट वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो उनको हॉल्ट लेना पड़ा. इराक से यूरोप की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी तो उनको इराक से पेरिस जाना पड़ा और फिर पेरिस से वो लंदन गए. तो इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने ऑटर, अपने मिजबिल को इंग्लैंड तक. नाउ लेट्स हेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स. लेकिन मिजबिल ने बॉक्स का क्या करा आप खुद समझ सकते हो. एक बहुत फन लविंग अगर कोई एनिमल या क्रिएचर है, आप उसको एक बॉक्स के अंदर पैक कर दोगे. मैं अगर आपको एक रूम के अंदर पैक कर दूंगी तो आपकी हालत क्या होगी. उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई थी हमारे मिजबिल की. उसने पूरी कोशिश कर दी उस बॉक्स को अनलिड करने की, उसको ओपन करने की, क्या कुछ एफर्ट्स नहीं करी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था, पूरी जगह उसको चोट लग गई थी और पूरी बॉडी पे खून हो गया था. सो द बॉक्स वाज लाइन विद द मेटल शीट. अब बॉक्स को जो बंद किया गया था तो एक कवरिंग जैसे एक मेटल शीट से कवर किया गया था उसको. मिज डिडंट फील कंफर्टेबल इन द बॉक्स एंड ट्राइड टू एस्केप. अब मिजबिल को वो बॉक्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था. आप समझ सकते हो कितना अनईजी फील हो रहा होगा और उसने फरार होने की, उसने भाग निकलने की उस बॉक्स से बहुत कोशिश करी. इन दिस अटेम्प्ट टू एस्केप इट्स नॉट हिज. सो इन दिस अटेम्प्ट टू एस्केप, और उनकी इस ऑटर के इस प्रयास में कि वो फरार हो जाएगा, वो भाग जाएगा, मिज टोर इनटू द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स एंड इन द प्रोसेस हर्ट हिमसेल्फ. और इस कोशिश में कि मैं बॉक्स को तोड़ दूंगा या इस बॉक्स से बाहर आ जाऊंगा, जब बहुत कोशिश कर रहे थे, मेटल की लाइनिंग थी, बहुत शार्प थी, जिसकी वजह से ऑटर को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा लेता, पूरी बॉडी पे खून हो जाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो थक जाता है और उस बॉक्स में ऐसे ही पड़ा रहता है. सो ये उसने क्या करा एग्जैक्टली, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स. उसने बॉक्स को खोलने की, उस बॉक्स से बाहर आने की पूरी कोशिश करी जितनी ऑटर कर सकता था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर. लेट्स हेड विद द नेक्स्ट वन. व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स. हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डिड मैक्सवेल पुट व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स। ऐसा क्यों करा मैक्सवेल ने, वापस उस ऑटर को देखा कि इतनी बुरी कंडीशन होगी, फिर जानते हुए समझते हुए भी फिर से ऑटर को उस बॉक्स में रख दिया, ऐसा क्यों करा? बिकॉज उनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, उनके पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम बचा था, उनको फ्लाइट को टेक ऑफ करने में हार्डली 10 मिनट बचे थे, और उनका जो डिस्टेंस था वो 5 मील्स का था जिस जगह पे वो रुके थे और एयरपोर्ट तक। तो जो भी उन्होंने कैब हायर करी वो बिल्कुल रिकोचेटिंग स्पीड है, एक बिल्कुल रॉकेट जैसे बिल्कुल उड़ा के उनको एयरपोर्ट पहुंचा देता है। ये अपने चैप्टर में पढ़ा था। सो व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? बिकॉज उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं थी, वही एक एयरलाइन थी जिनने कंसेंट दिया था एटलीस्ट कि आप अपने एनिमल को अपने साथ ले जा सकते हो। अब लास्ट मोमेंट पे और कोई ऑप्शन नहीं बची थी, तो एनीवे अब उसको मेक श्योर करते हैं कि उसको कोई शार्प ना लगे, वो अनईजी ना फील करे, बट उसी को पैक करके और बहुत सेफली नीचे से हाथ रख के बॉक्स में ही रख देते हैं ऑर्डर को और फ्लाइट की तरफ चले जाते हैं। हाउ डू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल को कैसा लगा होगा या हमारे ऑटर को कैसा लगा होगा? सो एज देयर वाज नो अदर वे टू कैरी मिचबिल टू लंदन, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं बची थी हमारे ऑथर के पास कि किस तरीके से इस मिचबिल को लंदन या यूरोप लेके जाया जा सके। सो मैक्सवेल पुट इन द बॉक्स अगेन, यही सोचते हुए मैक्सवेल ने वापस उस ऑटर को उसी बॉक्स में डाल दिया। He must have felt pity on the way the author hurt himself. हाँ, हमारे ऑथर को बहुत ज़्यादा दया तो आई थी, कितने जख्मी हो गया ये, कितना खून आ रहा है, इसको कितना दर्द हो रहा होगा। Moreover, he must be worried as well. और तो और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसको और चोट ना लग जाए, बट कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अपने दिल को बहुत कठोर करते हुए, बहुत हार्ट रखते हुए उन्होंने वही एक्शन को दोबारा किया, बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन। अगर उनको ऑर्डर की कंपनी चाहिए थी, दिस was the only बेस्ट अवेलेबल फॉर्म जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे मिचबिल को अपने साथ ऑल द वे टू लंदन। चलिए, heading with next question. Why does Maxwell say the air hostess was the very queen of her kind? बड़े impress हो गए थे beauty queen से, इसलिए बोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। She was very kind hearted, literally she was। बहुत generosity दिखाई उन्होंने। 2-3 ऐसे कुछ statements थे जो हमने chapter में explicitly पढ़े हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि literally air hostess का बहुत अच्छा दिल था, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ क्या बोली थी कि अगर मैं सर आपकी जगह होती तो मैं अपने पेट को या मैं अपने ऑर्डर को अपने पैरों के पास नहीं, अपने लैप्स पे उसको रख के ले जाती। तो यहाँ से भी हमें ऑथर हमारे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर उन्होंने जब फिश फूड दिया कि उसको कोल्ड एरिया में मैं तो उसको कहीं डीप फ्रीज करने के लिए कि ख़राब ना हो जाए मेरे ऑर्डर का फूड, तो तब भी वो बहुत अच्छे से कंसर्न दिखाती है कि येस आई डू अंडरस्टैंड एंड दिस। तो हमारे ऑथर काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। सो व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? द एयर होस्टेस वाज लिटरली, मानना पड़ेगा, शी वॉज वेरी सिंपैथेटिक आफ्टर लिसनिंग टू मैक्सवेल स्टोरी। और मैक्सवेल ने अपनी पूरी कहानी बताई कि किस तरह, बिकॉज वो भी देख रहे थे पूरा खून की छींटें गिरी हुई थी बॉक्स के ऊपर और कितने ट्रबल से उसको लेके आ रहे थे हमारे मैक्सवेल। तो जब पूरी कहानी बताई तो इट वाज लाइक शी केम इन आर ऑथर्स कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन कर लिया था और बहुत अच्छे से वो कन्विंस हो गई थी एयर होस्टेस, एंड शी अंडरस्टूड हाउ ही माइट बी फीलिंग एंड देन गेव हिम परमिशन टू टेक द ऑटर आउट ऑफ द बॉक्स। और तब वो समझ गई थी क्या दुर्दशा हुई होगी ऑटर की, और फाइनली उसकी ये पैथेटिक कंडीशन को देख के हमारे ऑथर को परमिशन देखती है कि अगर आप चाहें तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। ड्यू टू ऑल दिस Maxwell referred her as the very queen of her kind. तो ये 2-3 चीज़ें थी। एक तो कि वो बोलते हैं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपने पेट को नीचे नहीं रखती, अपने लैप्स पे रखती। तो ऑथर वाज लाइक वाओ, सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, सो स्वीट ऑफ यू कि येस आई मस्ट डू, बिकॉज यहाँ से उनको पेट लवर का पता चल रहा था। शी वाज आल्सो वेरी मच कनेक्टेड, ऐसा कुछ उनको सेंस समझ में आया। फिर सेकेंडली वो उनको हेल्प करती है आउट ऑफ द वे जाके, लाइक फिश फूड, वो अपने जो ऑर्डर के लिए फूड लेके आते हैं फिश, वो उसको डीप फ्रीज करने के लिए बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, तो वो बहुत अच्छे से वो लेके जाती है और बहुत कंसर्न रहती है कि येस यू बी कंफर्ट, फील एट होम, ऐसा कुछ उनको बहुत ऐसा ट्रस्ट डेवलप कर लेती है और ऑथर बहुत ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं और फाइनली उनको लगता है कि शी इज़ द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत हेल्प भी करती है। फाइनली लास्ट में जब हमने देखा था कि
कैसे ऑटर जैसे ही वो बैठते हैं, ऑथर जैसे सेटल होती हैं चीज़ें, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, अभी जब टेक ऑफ करती है थोड़ा सा मान लीजिए कि ऑटर फटाफट से बॉक्स से निकलता है और भाग के वो पूरा पीछे चला जाता है। तो कैसे एयर होस्टेस वो हेल्प करती है कि यू बी सीटेड, इट्स माई ड्यूटी, मैं आपके ऑर्डर को लेके आपके पास आऊँगी, तो तब भी बहुत सपोर्ट दिखाती है। सो दीज और ऑल आर एग्जाम्पल कि जहाँ से हमें पता चलता है कि एयर होस्टेस बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेडी थी, और हमारे ऑथर ने बिल्कुल सही बोला है, शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। चलिए बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया। अब हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ फ्रॉम द सेम कैटेगरी, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। What happened when the box was open? और जैसे ही बॉक्स खुला खुद की ऑटर भाग जाता है, और फिर यहाँ और वहाँ, और कोई कुछ बोलता है और कोई इसको चूहा बोलता है, कोई अपनी सीट से उछक के ऊपर बैठ जाता है। So as soon as the box was opened, Midge ran out, in fact shoot out, then it ran all over the place carrying all the passengers, और फिर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, लेंथ ऑफ द फ्लाइट पूरा इधर से उधर वो भागता कूदता गया और सबको डराता गया, सारे जितने भी पैसेंजर्स थे उन सबको डराता गया। इट क्रिएटेड अ chaos and most of the people in the plane got scared. It is chaos. ठीक है, सो उसने पूरा मेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि कभी यहाँ से कूद रहा वहाँ से कूद रहा, और जैसे ही उनको हमारे ऑथर पकड़ने जाते तो वो ही फाउंड दैट कि वो एक मोटे से वो टर्बन पहने हुए एक अच्छे मोटे खासे से पोटली पर्सन थे, उनकी डिश में जाके बिल्कुल उनका मुंह चला जाता है, करी में जाके बिल्कुल मुंह पे करी करी हो जाती है, उसको पकड़ नहीं पाते, वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी इतना मेस क्रिएट कर देती हैं वो फ्लाइट में, और सभी लोग जितने भी पैसेंजर्स थे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बिकॉज वो एग्जैक्टली चूहा भी नहीं लग रहा था बट बहुत स्कैरी से कोई एनिमल लग रहा था, बहुत सब लोग डर जाते हैं, और इस तरीके से वो फाइनली बॉक्स से बाहर निकल के पूरा मेस क्रिएट कर देता है। सो आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड। चलिए हेड करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज टेकन फ्रॉम पेज नंबर 110 सॉरी। व्हाट गेम हैड मिच इन्वेंटेड? तो कौन सी गेम ऐसे लेट के और जगलिंग करता रहता और मार्बल्स को अपने पेट के इधर उधर मूव करता बिना मेक श्योर करे कि एक भी ना गिरे, तो ये कुछ गेम्स थी जो मिचबिल ने इन्वेंट करी थी। सो लेट्स चेक। और ऑल्सो वी हैव डिस्कस, जो हमने चैप्टर पढ़ी थी कि उसने कैसे वो जो सूटकेस था वो जो डैमेज हो गया था, वो सूटकेस पे क्या करता, एक एंड पे बॉल रखता और दूसरे एंड से आता उसको पकड़ने, कभी छुप के कभी पीछे से। तो ये कुछ He was very creative, was very fun loving, is a very playful kind of creature. तो otters जो होते हैं बहुत ही funny, बहुत ही playful, बहुत ही creative creatures होते हैं, and literally author had a really good time, good company to have otter with him. तो चलिए, Mitch invented a game of playing with the ball in a very unique way. तो मिच ने एक गेम इन्वेंट करी थी कि बॉल के साथ वो खेली जा सकती थी, इसको बहुत यूनिक वे में क्रिएट किया था। One of the author's suitcase was damaged. एक बार क्या होता है, ऑथर का एक सूटकेस डैमेज हो जाता है इतनी बड़ी इस जर्नी में, और आपने देखा होगा ना कि सूटकेस जो होते हैं ना, मैं अगर थोड़ा एक्चुअल शेप उनकी क्या होती है, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बट अगर एक साइड थोड़ी ख़राब हो गई तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसा हो गया होगा, लाइक ऐसा। वेट, अगर खराब हो जाएगा तो इट वुड बी ऐसा, क्योंकि एक साइड से दब गए, वो एक्चुअली ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ऐसा कुछ, बट वो दबने की वजह से तो क्या हो गया, ये पोर्शन हट गया और वो ऐसा स्लोप बन गया। तो यहाँ पे बॉल रखता, रोल रोल होके बॉल यहाँ पे आ जाती, ऑटर यहाँ पे भागता, यहाँ पे छुपता, यहाँ से पकड़ने के लिए। तो ये गेम इन्वेंट कर ली थी। ओके, सो मिच इन्वेंटेड अ गेम ऑफ प्लेइंग विद द बॉल इन अ वेरी यूनिक वे, बहुत क्रिएटिव, बहुत अलग वे में। वन ऑफ द ऑथर सूटकेस वाज डैमेज। जब वो पूरी इस जर्नी को कंप्लीट करके आए तो उनका एक
एक सूटकेस खराब हो गया था, वो थोड़ा दब गया था एंड हैड अ स्लोप ऑन द टॉप पार्ट। और जब हम अपने सूटकेस को ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टली हम रखते हैं, तो उसका एक पार्ट दबने की वजह से वो स्लोप क्रिएट हो गई थी सूटकेस में। मिज वुड पुट द बॉल ऑन द हाई एंड, मिज उस हाई एंड पे बॉल को रखता और रन टू कैच इट एज इट स्लाइडेड ऑन द लोअर एंड। जैसे ही बॉल स्लाइड होके लोअर एंड पे आती, मिजबिल यहाँ से भाग के उसको पकड़ता, वहां से छुप के वहां पकड़ने के लिए जाता। तो एक बहुत यूनिक गेम हमारे मिजबिल ने इन्वेंट कर ली थी बॉल से खेलने के लिए ऑटर के सूटकेस के साथ। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑटर है कितना प्लेफुल, कितना क्रिएटिव, कितना माइंडफुल भी था, राइट। चलिए हेड करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। What are compulsive habits? What does Maxwell say are the compulsive habits of school children? और सेकंड पूछा है मिज की। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे compulsive habits क्या बोला गया। जब हमने वन शॉट पढ़ा था तब भी हमने इस चीज़ को डिस्कस करा था compulsive habits के बारे में। तो पहले मैं अपने वर्ड्स में समझा देती हूँ कंपल्सिव हैबिट्स होता क्या है, तब आप चैप्टर से बिल्कुल इसको रिलेट कर पाओगे, कनेक्ट डेवलप कर लोगे, आपको आंसर भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कंपल्सिव हैबिट्स ऐसी आदतें होती है, हैबिट इज आदत, कंपल्सिव मीन्स लाइक रूटीन में बहुत रेगुलरली हम इन चीज़ को करते हैं विदाउट फेल, तो ये बहुत कंपल्सिव हैबिट्स हो जाती है। जैसे आपने देखा है ना, बच्चे भी करते हैं कि बच्चों की कुछ आदतें होती है, जब हम उनको स्ट्रीट में लेके जाते हैं, हम कहीं घूमने ले जाते हैं, तो अगर कोई टाइल्स वाला फ्लोर दिखता है तो वो कैसे मेक श्योर करते हैं कि बिल्कुल बीच बीच में चलेंगे और उनका पैर कोई टाइल को टच नहीं करना चाहिए, आउट हो जाएंगे वो, है ना। या फिर वो एक टाइल को छोड़ के दूसरे हर ऑल्टरनेट टाइल पे स्टेप रखते थे, या कुछ भी ऐसी ऐसी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, या हम रेलिंग लगी होती तो उनको टच करते करते ऐसे जाते, कुछ ऐसी चीज़ें। तो सिमिलरली यहाँ पे पूछा है कि कंपल्सिव हैबिट्स क्या होती है, ऐसी आदतें जिनको हम बहुत विदाउट फेल, हम बहुत रिलीजियसली उन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं, दैट आर नोन एज कंपल्सिव हैबिट्स। अब व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिज। अब इस चैप्टर में मैक्सवेल ने क्या बताया, कौन सी ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं जो स्कूल के बच्चे करते हैं और जो हमारा मिजबिल द ऑटर करता था। तो चलिए डिस्कस करते हैं आंसर को। कंपल्सिव हैबिट्स आर यूजुअली स्ट्रेंज एक्ट और बिहेवियर विच अ पर्सन डज विदाउट क्लियर रीजन। इसका कोई रीजन नहीं होता कि ऐसा करोगे, अगर आप एक टाइल को क्रॉस करके करो जाओगे या ऑल्टरनेट पे जंप करोगे, तो इसका कुछ कोई रीजन नहीं होता, कोई जस्टिफाइड नहीं, बस ऐसी मौज मस्ती के लिए। So compulsive habits are usually strange, बहुत अजीबोगरीब सा एक्शन होता है या बिहेवियर होता है जो एक इंसान करता है विदाउट क्लियर रीजन, इसको कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेट प्लेयर मे पुट ऑन हिज राइट शूज फर्स्ट एज ही बिलीव्स इट वुड ब्रिंग हिम गुड लक, और अ किड जंपिंग ओवर अ फेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पैसेज वे। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे हम जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस क्रिकेट प्लेयर जो होते हैं वो पहले अपना राइट शूज पहने और फिर वो अपना लेफ्ट पहने, मानते हुए कि राइट पहनूंगा तो सब चीज़ें राइट होंगी, लेफ्ट उल्टा सब काम उल्टे होंगे। इट्स जस्ट अ बिलीव कि वो उससे गुड लक होती है। या फिर एक जो बच्चा है, ही वुड जंप ओवर अ फेंस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द पैसेज वे, वो पैसेज वे से ना जाके वो फेंसिंग के ऊपर से कूद के घर की एंट्री करे, वो उसका स्टाइल है। दैट इज कंपल्सिव हैबिट, जो बच्चा ऐसा ही करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग करना होता है, दैट्स इट। यूजुअली कंपल्सिव बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन आर फुल ऑफ चाइल्डहुड मिसचीफ। अक्सर जो बच्चों के कंपल्सिव हैबिट्स होते हैं उसमें पूरी मौज मस्ती, हरकतें, नटखट, शरारतीपन सब कुछ दिखता है। सो दैट इज एक्चुअली फुल ऑफ childhood mischief and those of adults are of incorrigible types। और जो adults की जो compulsive habits होते हैं वो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसको वो चाह के भी सुधार नहीं सकते, मतलब ऐसे हैं तो वैसे ही करेंगे ना। अब as per this story, children must place their feet squarely on the center of each paving block। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन की कंपल्सिव हैबिट्स देखेंगे, फिर मिजबिल के देखेंगे। तो स्कूल चिल्ड्रन क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। So they place their feet squarely on the center of each paving block। पेवमेंट्स होते हैं जहाँ पे फुटपाथ होता है, जहाँ पे आप चलते हैं वहाँ पे पेविंग ब्लॉक्स रखे रहते हैं। आजकल आपने बहुत ज़्यादा देखे भी होंगे, तो ऐसे शेप के कुछ पेवमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, फिर यहाँ से एक और कनेक्टेड ब्लॉक है ऐसा, अब यहाँ से एक और, फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स लगे हैं। और बच्चे क्या मेक श्योर करते हैं, सो एज पर द स्टोरी चिल्ड्रन मस्ट प्लेस देयर फीट, उनको अपने फीट कहाँ पे रखने हैं,
So they must place their feet squarely on the center or of each paving block. वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा पैर के एजेस पे टच ना हो, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे अपने फीट रखेंगे. Must touch every seventh upright of the iron railings. और जब वो चलते हैं फुटपाथ पे या कहीं पे वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं ऑन फुट, या तो मेक श्योर करते हैं जो रेलिंग लगी होती है उसको जो 7th पिलर होता है उसको टच करेंगे, ऑल्टरनेट करेंगे, फिर हाथ हटाएंगे, फिर 7th वाले को टच करेंगे या रैंडम सबको टच करते हुए जाएंगे. सो मस्ट टच एवरी 7th upright of the iron railings और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट. तो जो लैम्प पोस्ट लगे होते हैं, जब आप सड़कों पे जाते हो तो आपने ऐसा देखा होगा कुछ लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट भी बोल सकते हो, रोड लाइट्स जो भी बोल सकते हो. सो वो क्या करते हैं, दे वुड पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प. फर्स्ट को छोड़ के जो सेकेंड लगा है उसके बीच से निकलेंगे, फिर 2 से निकलेंगे, फिर यहाँ क्रॉस करेंगे, फिर एक को स्किप करेंगे, एक के अंदर से क्रॉस करेंगे. तो ये कुछ ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं जो स्कूल के बच्चे अक्सर फॉलो करते हैं. एक मैंने बताई आपके कि पेमेंट के बीच में पैर रखेंगे, दूसरा 7th रेलिंग को टच करेंगे, थर्ड बोली कि जो लाइट्स होती हैं, जो रोड पे जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो वो हर जो सेकेंड लैम्प पोस्ट है उसके बीच से निकल के आते हैं. देन अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था, मिजबिल की कंपल्सिव हैबिट्स क्या हैं. सो मिजबिल व्हाइल ऑन इट्स वे टू होम वुड जंप ओवर द बाउंड्री वॉल रेलिंग एंड रन एट फुल स्पीड थ्रू आउट हिज लेंथ. तो अब यहाँ पे ऑन दी अदर साइड मिजबिल के बारे में हमें क्या बताया गया, मिजबिल की कंपल्सिव हैबिट क्या थी. ही वाज ऑन हिज व्हेन ही यूज्ड टू मिजबिल व्हाइल ऑन इट्स वे टू होम. ये हमें, अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छे से मार्क करना, मिजबिल हमेशा ये प्रैक्टिस घर से जब निकलता था तब कभी नहीं करता था, जब मिजबिल घर लौट के आता था ना घूम फिर के, बस तभी करता था. सो दिस इज कंपल्सिव हैबिट, ठीक है. सो मिजबिल व्हाइल ऑन इट्स वे टू होम वुड जंप ओवर द बाउंड्री वॉल रेलिंग. जो बाउंड्री वॉल पे जो छोटी छोटी से पैरापेट्स बोलते हैं ना, छोटी सी दीवार होती है जिसपे बच्चे बैठ भी जाते हैं छोटे छोटे, तो जो पैरापेट्स होती है, बाउंड्री वॉल जो रेलिंग होती है उस पे क्या करता है, वो उसके ऊपर चढ़ता था एंड रन एट फुल स्पीड थ्रू आउट इट्स लेंथ. मतलब मान लीजिए यहाँ से लेके वहाँ तक अगर वो रेलिंग है, वो पैरापेट है, वो वॉल की फेंस की, तो पूरा यहाँ से लेके भाग के कूदता और मतलब फटाफट से चढ़ जाता उस पर, पूरा एंड तक उस पर भाग के उतरता था. वो कभी नीचे नहीं चलता था, उसके ऊपर चढ़ के जाता. सो दिस वाज सो यूनिक कि ये पता चला हमें मिजबिल के बारे में इन द चैप्टर भी पढ़ी थी तो समझ में आएगा. और अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने कभी देखा, कभी अपने साथ बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को लेके जाना, माय पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं आपको बता रही हूँ कि माय किड इज ऑल्सो ऑफ द सेम नेचर. वो रोड पे सीधे से नहीं चलेगा, उसको कुछ ऐसा कुछ हाइट वाली चीज़ मिल गई, पैरापेट बोल लो या कोई फेंस की वॉल है वहाँ पे छोटी सी, तो ही वुड क्लाइम दैट, भाग के जाएगा एंड ही वुड कम डाउन. सो ये कुछ कंपल्सिव हैबिट्स होती है विच नॉट ओनली चिल्ड्रन but also pets follow. चलिए, so heading with next question, what group of animals do otters belong to? तो otters किस group को belong करते हैं, mustelines. चलिए, otters belong to comparatively small group of animals called mustelines. The other animals of this group are badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. तो ये otter जो exactly होता है जिसको हिंदी में ऊदबिलाव बोलते हैं, ये पता है किसकी कैटेगरी में आता है? Not exactly, ये मोंकी की कैटेगरी में नहीं जाता, ये अपनी ही कैटेगरी होती है जो मस्टलाइंस बोलते हैं. इसमें कौन से और एनिमल आते हैं जो बहुत सिमिलर, बिल्कुल ऑटर जैसे ही दिखते हैं? एक होता है बैजर, एक होता है मॉन्गूस, वीजल, स्टोट, मिंक, और इसी टाइप के कुछ और एनिमल होते हैं जो मस्ट लाइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें हमारा ऊदबिलाव या ऑटर भी आता है. आई होप समझ में आ गया कि ये कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स को ऑटर बिलोंग करता है. वेल जस्टिफाइड. चलिए हेड करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ. व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज? और लंदन के लोगों ने क्या कुछ गेस नहीं करा हमारे ऑटर के लिए, और सबसे वियर्ड तो उस पर्सन ने करा था, वाज डिगिंग होल. उसने क्या गेस करा था, ये कौन शख्स है, ये है क्या चीज जो आपके साथ चल रहा है. सो दैट मेड ऑथर ऑस्ट्रक कि क्या लोग हैं आगे. सो व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिज वाज? मिज आप थोड़ा इमेजिन कर सकते कि ऊदबिलाव, स्टोट कभी देखा है, मोंगूस तो देखा होगा, तो उस कैटेगरी का
का दिखने वाला जानवर है। अब किसी ने उसको बेबी हिप्पो बोल दिया, किसी ने इसको डायनासोर की कैटेगरी का कुछ बोल दिया, लाइक कैसे कैसे तुक्के मारे। और सबसे वियर्ड तो ऑथर को उसी का लगा जो भाई साहब वहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे। चलिए आइए देखते हैं इसके आंसर को। सो एज ऑटर्स आर नॉट फाउंड इन इंग्लैंड, सो क्योंकि ऑल ऑटर जो होते हैं वो इंग्लैंड में नहीं पाए जाते, मार्शी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे कीचड़ या दलदल या नदी समुद्र के किनारे होते हैं। सो लंडनर्स मेड द वाइल्डेस्ट पॉसिबल गेसेस अबाउट मिज, इसीलिए जो लंदन के रहने वाले लोग थे जितने वाइल्ड, अजीबो गरीब, वियर्ड तुक्के मार सकते थे मिजबिल को गेस करने के लिए, उन्होंने वो तुक्के मारे। देयर गेसेस रेंज फ्रॉम अ बेबी सील, अ स्क्विरल, अ हिप्पो टू अ ब्रोंटोसॉरस। तो उनके तुक्कों की रेंज क्या थी? एक गिलहरी से लेके, एक बेबी सील से लेके, एक बेबी हिप्पो से लेके ब्रोंटोसॉरस जो एक डायनासोर की कैटेगरी का एक एनिमल होता है। तो ये उनके गेसेस थे जिसकी वजह से हमारे ऑथर बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं विद द पीपल्स गेसेस ऑफ लंदन। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस आंसर। अब हम बात करेंगे हमारे मेन क्वेश्चन आंसर की, जो आपके चैप्टर के एंड होने के बाद दिए रहते हैं, विच इज इन द कैटेगरी ऑफ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, विच इज गिवन एट पेज नंबर 110। यहाँ से शुरू होते हैं और 111 पे कंप्लीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। What things does Midge do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें चैप्टर में प्रिसाइसली गिवन है, जो हमें बताते हैं ऑटर के बारे में कि पहला, ऑटर एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है, बहुत दिमाग है उसमें। दूसरा, वो बहुत ही फ्रेंडली है। तीसरा, ही इज़ अ फन लविंग एनिमल, उसको मौज मस्ती करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हु नीड्स लव। तो चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑल दो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, हमने मिजबिल के इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कहाँ से पता चला था, जब उसने वो एक यूनिक, एक क्रिएटिव गेम इन्वेंट करी थी। वो सूटकेस को हॉरिजॉन्टल कर लिया, जो स्लोप हो गया, बॉल छोड़ता था और वो बॉल स्लोप करके नीचे आती थी, स्लोप डाउन होके, और बॉल को पकड़ता था। फ्रेंडली, तो वो बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता था, बिल्कुल बच्चों के जैसे। वो कुछ कस्टमरी कंपल्सिव हैबिट्स उसने ऐसी डेवलप कर ली थी। फन लविंग, उसको बॉल के साथ, मार्बल के साथ खेलने में, घंटों खेलने में बहुत मज़ा आता रहता था। पानी में खेलने कूदने में बहुत मज़ा आता था। और उसको प्यार चाहिए था। वो अपने ऑथर की अपने ओनर की, हमारे ऑथर मैक्सवेल, गिवन मैक्सवेल के क्रूक ऑफ नीज में जाके सो जाते थे। वो पता चलता है कि उसको ही इज़ अ लव गिविंग एंड लव टेकिंग एनिमल। चलिए फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। मिज इन्वेंटेड हिज ओन गेम आउट ऑफ पिंग पोंग बॉल एंड अ वोन डाउन सूटकेस। तो मिज ने खुद की गेम इन्वेंट करी थी। पिंग पोंग बॉल्स होती हैं बड़ी सॉफ्ट सी, तो पिंग पोंग बॉल का यूज़ करते हुए, जो पुराना सूटकेस हो गया था, जो ख़राब हो गया था, जो एक जगह से बिल्कुल ऐसे चपटा हो गया था, उससे एक नई गेम, एक क्रिएटिव गेम इन्वेंट करी थी। तो दिस टेल्स अबाउट हिज इंटेलिजेंसी। ही लव्ड वाटर, and once he understood that on opening the tap water came out of it, he would get into the tub and played with water। और वो पानी में खेलना तो उसको बहुत ज़्यादा, बिकॉज पानी में रहने वाला ही ये एनिमल है। सो ही लव्ड वाटर लाइक एनीथिंग। और एक बार अगर उसको पता चल जाए कि ये टैप को ओपन करने में पानी फर करके आ जाता है, सो ही वुड गेट इनटू द टब एंड प्ले विद वाटर, जितना चाहे, जब तक खेलना चाहे। ही हैड ग्रेजुअली फॉर्म्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल। और फिर फाइनली धीरे धीरे करके टाइम के साथ उसने हमारे ऑथर के साथ एक स्पेशल कनेक्ट डेवलप कर लिया था। इट गिव डेस्परेट what is this? He had gradually formed a special attachment with Maxwell. It shows desperate when Maxwell left it in a box and wanted to come out as soon as possible. ये इससे हमें पता चलता है कि how desperate when कितना वो उत्सुक था, कितना उतावला था। It shows, it is not a gift, it shows
it shows how desperate he was when Maxwell left it in a box. तो कितना उत्सुक था, कितना उतावला था बॉक्स से बाहर आने के लिए कि मेरा ऑथर, मेरे ओनर पता नहीं कहाँ चले गए हैं. तो उसने पूरी कोशिश कर दी उस मेटल के फ्रेम को, लाइनिंग को हटाने की, बट इसकी वो लाइनिंग नहीं खुल पाई, बॉक्स नहीं खुल पाया, बट वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है. सो इट ग्रेजुअली फॉर्म्ड अ स्पेशल अटैचमेंट विद मैक्सवेल एंड ऑल्सो इट शोज दैट हाउ डेस्परेट ही वॉज व्हेन मैक्सवेल लेफ्ट इट इन अ बॉक्स एंड वांटेड टू कम आउट एज सून एज पॉसिबल. तो यहाँ से हमें पता चलता है, फर्स्ट से हमें इंटेलिजेंसी का पता चला, वो जो गेम इन्वेंट करी थी, और यहाँ से हमें पता चलता है वो कि कितना ही नीड्सला, वो कितना फ्रेंडली था अपने ओनर के लिए, वो अपने ओनर के साथ कितना अटैच था, कितना एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट कर था, इतना ज़्यादा कनेक्ट फील करता था कि थोड़ी देर भी उनके बिना वो नहीं रह सकता था. लेट्स चेक फर्दर. नाउ Maxwell in the story speaks for the author, Midge. He tells us what the author feels and thinks on different occasions. Given below are some things the author does. Complete the column on the right to say the Maxwell says about what Midge feels and thinks. तो एक छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी, हम पूरी चीज़ों को समराइज करेंगे और देखेंगे कि हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है. सो मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ऑथर. तो मैक्सवेल, हमारे गिवन मैक्सवेल ऑथर जो हैं, वो चैप्टर में हमारे ऑथर के बारे में कुछ बोलते हैं, दैट इज अपने मिज के बारे में, मिजबिल के बारे में. ही टेल्स अस व्हाट द अदर ऑथर फील्स एंड थिंग्स ऑन डिफरेंट ओकेजन. वो ये बताते हैं कि जो बाकी जो ऑथर होते हैं, व्हाट ही टेल्स अस व्हाट द ऑथर फील्स, कि ऑथर क्या फील, बाकी ऑथर नहीं, ये हमारा मिजबिल, कि वो क्या फील करता है अलग अलग ओकेजन्स पे. तो यहाँ पे गिवन बिलो आर सम थिंग्स द ऑथर डज. हमें कंप्लीट करना है इस कॉलम को ऑन द राइट टू से दैट मैक्सवेल क्या बताते हैं कि मिजबिल कैसा फील करता है और कैसा सोचता है इन सिचुएशंस के बारे में. तो बस हमें ये जो हमें ऐसा मैच द फॉलोइंग जैसा बोल दो, चार्ट बोल सकते हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है. पहली चीज, मिजबिल क्या करता है, ही प्लंजेस रोल्स इन द वाटर एंड मेक्स द वाटर स्प्लैश एंड स्प्लैश. तो ऑथर के हिसाब से पानी है तो उसमें मूवमेंट तो होनी ही चाहिए. स्टिल वाटर किसी काम का नहीं होता, बर्बाद बेकार वाटर होता है. सो प्लंज, वाटर में बिल्कुल कूदता है, छलांग लगाता है, रोल करता है एंड स्प्लैश, स्प्लॉश करता है, जैसे बिल्कुल बेबी हिप्पो करता है. सो हाउ मिजबिल फील्स और थिंक, मिजबिल कैसा फील करता है और क्या सोचता है. सो ही थिंक्स इट इज अ हिप्पो एंड इज वेरी हैप्पी. तो हमारे ऑथर को लगता है कि मिजबिल ऐसा फील कर रहा है कि जैसे कि वो एक बेबी हिप्पो है और वो बहुत ज्यादा खुश है ऐसा करके. सो ही फील्स वेरी हैप्पी. नेक्स्ट, ही स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे. और कहीं बार वो बहुत कोशिश तो करता है कि उसको टैप खोलना हो ताकि वो पानी आए और वो उसको एंजॉय कर सके, बट कहीं बार वो खोलने की जगह उसको बंद करता जाता है और टाइट कर देता है, और उस पर इतना डिसअपॉइंट हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, इतना अनॉयड फील करता है कि ये टैप बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है. सो ही चिटर्स विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट. तो चिटरिंग करता रहता है, चिढ़ जाता है बिल्कुल इरिटेट होकर, डिसअपॉइंट होकर कि ये टैप तो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं, इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है. लास्ट but really very important, nuzzles Maxwell's face and neck in the aeroplane. और जब फाइनली इधर से उधर कूदता है एरोप्लेन में, पूरी लेंथ तक कूद जाता है एंड ऑफ द फ्लाइट तक, और फाइनली जब एयर होस्टेस वो ऑथर को पकड़ के हमारे ऑथर मैक्सवेल को हैंड ओवर करती है, तो वो बहुत प्यार से क्या करता है, चूमता है, चाटता है, सूंघता है, जैसे कि डॉग्स करते हैं, टू शो लव, टू शो अफेक्शन टुवर्ड्स द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉग. ठीक है, तो ऐसा ही हमारा मैक्सवेल के लिए कौन करता है, हमारा ऑथर भी करता है. सो नजल्स मैक्सवेल्स फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन. ही फील्स मच कंफर्ट एंड कंटेंट आफ्टर इट्स डिस्ट्रेस्ड चिटर. तो ये बिल्कुल जो हलचल, जो खियोस क्रिएट कर देते हैं ना एरोप्लेन में, उसके बाद फाइनली उसको फील होता है अब मैं सेफ जगह पे, अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं अपनी, हाँ बिल्कुल, यू नो आई एम इन द लैप्स ऑफ माई ओनर. तो अब मुझे बहुत कंफर्ट फील हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है. तो बिल्कुल यू नो
वो चूमता है, चाटता है, नज़ल करता है, सूंघता है, चाटता है, बहुत खुश हो जाता है. So with these words we complete all the NCERT solutions, or you can say we have completed all the questions which is given in the chapter or after completion of the chapter. I hope मिजबिल द ऑटर बहुत अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ गई है. डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट MCQs बेस्ड ऑन मिजबिल द ऑटर. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड with us. Bye bye and do take very good care of yourselves.